Once again, welcome back to our YouTube channel अरुण कुमार लेट्स लर्न। इसके पहले वीडियो वाले में हमने आपको बताया था कि बैटरी की डिस्कवरी कैसे हुई थी, किन साइंटिस्टों ने मिलकर बैटरी की नींव डाली थी, यानी बैटरी के पहले कॉन्सेप्ट को जो है किन वैज्ञानिकों ने दिया था। फिर उसके बाद बैटरी हमारी कैसे कंस्ट्रक्ट की गई थी, इन सब चीज़ों को जाना था। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है और इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। उसके साथ साथ हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या होते हैं। ठीक है, उसमें एक लास्ट में हमने आपको बताया था कि जब हम किसी रॉड को किसी दूसरे रॉड के सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो जो रॉड डिप की जा रही है अगर उसकी सक्रियता ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा है, बोले तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है धनात्मक ना होके ऋणात्मक हो, तो वो रॉड जो है वो डिक्रोड होने लगती है, यानी उसके एटम जो है सॉल्यूशन में निकल के जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ हमने जिंक की रॉड ली है। क्या लिया हुआ है? जिंक की रॉड लिया, जिंक की एक स्ट्रिप है और वहीं पे एक कॉपर है जिसका सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ है जो कि ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो जब हम जिंक रॉड को इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन एक बोर्ड में बहुत पूछता है कि अगर हम इस रॉड को इस वाले सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो होगा क्या। तो होता क्या है कि ये जो जिंक है इस सल्फेट यानी इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देती है। यानी अगर हम इसको बताएं आपको रिएक्शन को, पेन मेरा सेलेक्ट हो गया है रेड वाला, यानी जो ये आपका ये कॉपर सल्फेट है, अगर मैं इसको जिंक के साथ रिएक्शन करेगी तो यहाँ बन जाएगा जिंक SO4, ये कॉपर इधर आ जाएगा, तो कॉपर इधर सेपरेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं विस्थापन रिएक्शन। लेकिन इसके अपोजिट ये नहीं होगा। अगर आप यहाँ ले लेंगे, जैसे पहले पेन का हम कलर चेंज करते हैं, जैसे यहीं पर अगर हम ले लेते हैं जिंक सल्फेट और इसमें कॉपर की एक स्ट्रिप डिप करेंगे, तो ये नहीं होगा कॉपर सल्फेट और जिंक। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों नहीं होगा? ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो कॉपर जो है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल जो है, यानी इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी जो है, वो जिंक से बहुत कम है। यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कॉपर की ज्यादा है, देने की कम है। तो जिंक जो है यहाँ पर, जिंक जो है जिंक सल्फेट, जब इसको तोड़ते हैं तो ये बन जाता है जी जूम हो गया तो थोड़ा सा, तो ये तो पूरा हमें क्या लगा, थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करते हैं ये बैक साइड या तो पूरी, बस। तो ये जो मेरा जिंक है, जिंक सल्फेट जो है ये, अगर इसको तोड़े तो ये जिंक प्लस 2 प्लस रहेगा और ये सल्फेट रहता है। ऐसे अगर इसको तोड़ते हैं तो इसको सोल्यूशन को, तो जिंक के प्लेस पे ये कॉपर नहीं आएगा, कॉपर की रॉड इसमें नहीं जाएगी इसके सोल्यूशन में। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो बगल में, क्यों ऐसा नहीं होगा? कि हमने बताया ना आपको कि कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी जो होती है बहुत ज्यादा होती है जिंक की अपेक्षा। और इसके अपोजिट जो दूसरा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, कॉपर की टेंडेंसी बहुत कम होती है। यानी उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन खोने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, जबकि लेने की टेंडेंसी बहुत कम है। किसकी? जिंक रॉड की। वहीं पे कॉपर की लेने की ज़्यादा है और देने की कम है। इसी लेने और देने के आधार पे हमने आपको बताया था ऑक्सीकरण और अपचयन बताया था। यानी जब कोई रॉड इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसका क्या होता है? अपचयन होता है। और जब कोई रॉड इलेक्ट्रॉन को देता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ हम बस आपको इतना बताने वाले थे कि जब हम किसी ज़्यादा सक्रिय धातु को किसी कम सक्रिय धातु के सल्फेट में डिप करते हैं, तो ज़्यादा सक्रिय धातु उस कम सक्रिय धातु को रिप्लेस कर देती है। क्या कर देती है? रिप्लेस कर देती है, यानी विस्थापित कर देती है। जिस कारण से इसका जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो ब्राउन कलर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ब्राउन से। डिक्रीज द ब्लू कलर ऑफ द एक्वस Cu+ सॉल्यूशन। तो जो Cu+ का सॉल्यूशन जो है उसका जो है कलर जो है वो डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डेनियल सेल के बारे में। डेनियल सेल बनाई कैसे जाती है, हालांकि ये रिएक्शन अपने आप हो रही थी।
ठीक है, तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो अगर हम पेज को अप करें, ठीक है, इधर आ गया हमारा। डेनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो डेनियल सेल को हम बनाएंगे कैसे? तो अभी हमने आपको बताया ना, जब हम जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो होता क्या है कि जिंक सल्फेट के जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट का जब हमने पानी डाला तो ये जिंक सोल्यूशन, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बन गया, यानी जिंक आयन अलग हो गए, सल्फेट आयन अलग हो जाते हैं। इसमें एक रॉड डाली गई है, जिंक की रॉड। जब जिंक की रॉड इसमें डाली जाएगी तो जिंक से निकल के क्या आएगा, जिंक के आयन एटम्स आएंगे। जिंक के एटम्स जो हैं, यहाँ से इस वाले रॉड से जिंक एटम आएंगे निकल के इसमें। ठीक है, जिंक +2 के रूप में इसमें आएंगे और अपना इलेक्ट्रॉन इस पे देंगे। तो यानी ये जिंक की रॉड अपना इलेक्ट्रॉन इस पे छोड़ करके जिंक आयन के रूप में इस सोल्यूशन में आ जाएगी। ये प्रक्रिया कब तक होगी? बस थोड़ी देर के लिए होगी। क्यों? क्योंकि ये किसके अपोजिट हो रही है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के आधार पर जो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी प्लस और माइनस हमेशा एक साथ रह करके न्यूट्रल अवस्था में रहना चाहते हैं। यहाँ देखिए, आयन अलग हो गया, इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। कैटायन अलग हो गया, रेडियन अलग हो रहा है। ये अपने आप नहीं होगा। होगा तो बहुत थोड़ी देर के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये किसके अपोजिट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के विपरीत हो रहा है। तो जब ये आयन यहाँ पे आ जाएंगे, ये प्लस बहुत सारा आयन आ जाएगा, तो ये जो बहुत सारे आयन आ जाएंगे तो इसमें रिपल्सन होने लगेगा। और यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारा क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर हम किसी मैकेनिज्म से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इसे हटाते जाएं, हटाते जाएं, हटाते जाएं, और इस कॉपर आयन को, जो हमारा ये सॉल्यूशन जो है, जो पूरा ये विलयन जो है, इस पे कौन सा आवेश आ रहा है? इस पे प्लस आवेश आता चला जा रहा है। यानी जो आपका सॉल्यूशन है वो धनात्मक होता चला जा रहा है, और आपकी जो राड है जो ऋणात्मक होती चली जा रही है। तो यह प्रक्रिया थोड़ी देर के लिए होगी, लेकिन यह प्रक्रिया लगातार होती रहे तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस जो धनात्मक जो सॉल्यूशन हुआ है, इस धनात्मक सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल कर दें। यानी इसमें कोई ऋणात्मक आयन डाल दें इसमें। ठीक है, और यहाँ से जो ये रॉड हमारी ऋणात्मक हुई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल के ट्रेवल करा दें। ठीक है, सेम एज इट इज इधर क्या है? इधर हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड डिप की हुई है। तो जो ये कॉपर सल्फेट होता है, जब उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो कॉपर आयन के रूप में रहता है। जैसे यहाँ जिंक आयन के रूप में था, यहाँ से यहाँ कॉपर आयन के रूप में होगा। तो होगा क्या कि कॉपर के आयन जो होते हैं वो इस पे जाना चाहते हैं। किस पे? इस कॉपर वाली रॉड पे। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि हमने इस वाली रॉड को किससे कनेक्ट कर दिया है? इस वाली रॉड से कनेक्ट कर दिया है। हालांकि अगर हम जैसे यहाँ बताएं कि ये आपका ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, ये SO4 है, इसमें कॉपर की रॉड डिप करें। जब कॉपर की रॉड डिप की जाएगी तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉपर के आयन है। ठीक है, जब इसमें कॉपर के आयन हैं तो कॉपर के आयन जो है इस कॉपर की रॉड से इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अब आप खुद सोचिए, क्योंकि हमने बताया था ना कि कॉपर का जो रिडक्शन टेंडेंसी पोटेंशियल होती है वो बहुत ज्यादा होती है। एक कॉपर दूसरे कॉपर से इलेक्ट्रॉन क्यों खाएगा? ठीक है, इसे यहाँ पर अगर आपसे पूछेंगे कि सर जी यहाँ पे बताइए आप, जिंक की रॉड को जब हमने जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डाला तो जिंक के आयन क्यों यहाँ ना जाए? क्योंकि जिंक की मेरे भाई टेंडेंसी ज्यादा होती है थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो एक दो एटम इस वाले सॉल्यूशन में आ जाएंगे, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक के एटम इस रॉड से निकल के आ जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि जब हम इसको करेंगे तो यहाँ सॉल्यूशन से कॉपर प्लस आयन यहाँ पे जाएंगे, नहीं होगा। तो बहुत माइन्यूट सा होगा। तो दो अलग अलग अर्ध सेल बन गए। ठीक है, जैसे इधर एक अर्ध सेल बना था क्या, अगर हमने यहाँ जिंक सल्फेट लिया था, इसमें जिंक की रॉड लिया था, तो ये माइनस चार्ज हुआ था और ये पूरा आपका जिंक प्लस था। इसके अपोजिट यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आपका हल्का सा, सिर्फ हल्का सा इस पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था। ठीक है, क्योंकि कॉपर आयन जाके इस पे डिपॉजिट हुआ था एक दो। अब इन दोनों को जब हम इसको वायर से जोड़ दिए थे, ठीक है, यहाँ दिखाया गया है, वायर से जब जोड़ दिए तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आने लगा, तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यानी इस जो कॉपर जो है, कॉपर के जो आयन है ये यहाँ पे जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड सतह प्रोवाइड करेंगे इस इलेक्ट्रॉनों को। तो ये कॉपर जाकर के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और कॉपर जो है इस पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, जब कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा तो ये रॉड जो है मोटी होती जाएगी।
ये कब तक होगा? जब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और ये कब तक इलेक्ट्रॉन देगा? जब तक ये जिंक आयन जो सॉरी जिंक रॉड से जिंक आयन इस सॉल्यूशन में जाता रहेगा। और ये कब तक जाता रहेगा? जब तक कोई यहाँ अपोज नहीं करेगा। लेकिन अपोज कौन करने वाला है? भाई मेरे भाई, जब बहुत सारा ये जिंक आयन इस सॉल्यूशन में आ जाएगा तो एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। पूरा सॉल्यूशन मेरा धनात्मक हो गया है। तो इस जिंक आयन को भी तो यहाँ से मतलब हटाना है, या फिर जिंक आयन को नहीं हटाना चाहते हो तो इसको जो है न्यूट्रल करना पड़ेगा इस सॉल्यूशन को मुझे। तो मैं कैसे करूँगा? तो इसके लिए मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ता है एक साल्ट ब्रिज। क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता है? साल्ट ब्रिज। अब वह साल्ट ब्रिज में आपका NaCl भी हो सकता है, सिल्वर नाइट्रेट भी हो सकता है, या फिर सोडियम नाइट्रेट भी हो सकता है। तो यहाँ से जो आपका Cl होगा वो इस सॉल्यूशन में आएगा, जो कि जिंक आयन पे जो +2 चार्ज है क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। जब आपका ये चार्ज मतलब पूरा सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये पूरी प्रक्रिया अपने आप होना शुरू हो जाएगी। यानी आयन का जो भी फ्लो, ये आयन का फ्लो भी पूरी तरीके से होना चाहिए। जब आयन का पूरी तरीके से फ्लो होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पूरा दोनों तरफ बैलेंस रहेगा और ये पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है? तो अब आपको हम पूरा एक डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। डायग्राम लेके आए हैं। आगे हमारा जो डायग्राम है वो हम दिखाने चल रहे हैं। पेज किधर है? पेज मेरा सेलेक्ट यहाँ से हो गया। तो ये हुआ, ये हुआ, और एक और ये वाला। ठीक है? तो हम आपको बताए थे कि डेनियल सेल आपके चैप्टर्स में है, मतलब आपकी बुक में है। इस पूरे टॉप मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको डेनियल सेल पढ़ना है। डेनियल सेल बनता कैसे है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारे पास दो अर्धसेल अभिक्रियाएं होती हैं। यानी एक जो होता है, एक में जिंक रॉड जो होती है वो जिंक रॉड और जिंक सल्फेट वो पूरा मिल करके एक अर्धसेल बनाता है। सबसे पहले यहाँ से इसको हटा दी। देखिए यहाँ पे जिंक सल्फेट और जिंक रॉड ये पूरा जो है ये इससे कितना पार्ट, ये पूरा अर्ध सेल हो गया। यानी सेल का आधा भाग अर्ध सेल। यानी इसमें आधा रिएक्शन हो रही है और इस वाले भाग में पूरा आधा रिएक्शन हो रही है। जब दोनों रिएक्शन को मिला देंगे तो हो जाएगा क्या? पूरा रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। पूरा हम डिटेल बताएंगे, बस आपको इतना बताना था कि डेनियल सेल में दो अर्ध सेल अभिक्रियाएं होती हैं और दोनों अर्ध सेल मिलकर पूरे एक सेल का निर्माण करती हैं। ठीक है? यहाँ देखिए साल्ट ब्रिज लगाया गया है ना, ये जिंक की रॉड है। अब इस साल्ट ब्रिज में सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन ले गया था। ठीक है? अब पूरा हम आपको पहले यहाँ से पढ़ के बताते हैं। डेनियल सेल एक विशेष प्रकार का गैल्वेनिक सेल होता है जो स्वतः उस स्फूर्त रिडॉक्स अभिक्रिया से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें जिंक सल्फेट में डूबा हुआ एक जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ एक कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, जो एक साल्ट ब्रिज और एक बाहरी तार से जुड़ा होता है। साल्ट ब्रिज क्यों लगाते हैं? अभी हम साल्ट ब्रिज पूरा महत्व को पढ़ेंगे, साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है। हालांकि इसके पहले हम पूरा बताएं आपको साल्ट ब्रिज क्यों लगा रहे थे। ताकि पूरा जो आयन का फ्लो वो बन जाए और आपका जो बैटरी का अंदर होने वाला मैकेनिज्म हो पूरा एक साइकिल में शुरू हो जाए। ठीक है? तो हमने शुरू में आपको क्या बताया कि जब हम इस जिंक की रॉड को इसमें डालते हैं तो होता क्या है कि जिंक मेटल की जो स्ट्रिप होती है उस मेटल की स्ट्रिप से ये देखिए जिंक के एक एटम निकल के इस सॉल्यूशन में आ रहे हैं और अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले रोड पे छोड़ के चले जा रहे हैं। तो जिंक आयन देखिए यहाँ पे आ जा रहा है। अब ये जिंक आयन जो है इस वाली पाइप से होकर के इधर नहीं आएगा मेरे भाई। नो, यहाँ पे कॉटन लगा होता है, जिंक आयन जाएगा नहीं, बल्कि सिल्वर मतलब ये सोडियम क्लोराइड का जो क्लोरीन वाला है वो इधर आएगा और इससे चार्ज को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, जो जिंक आयन पे चार्ज था। ठीक है? ये नहीं होगा कि जिंक क्लोरीन से क्रिया कर लेगा, नो नो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आयन का फ्लो होता है। ठीक है? अभी हम पूरा बताएंगे। इससे पहले ये जानिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन जिंक अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो जिंक आयन के रूप में इसमें आ गया। कब तक आता रहेगा? जब तक ये प्रक्रिया थोड़ी देर के लिए चलेगी और एक बार फिर कुछ देर बाद रुक जाएगी। अगर इस वायर को जोड़ देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आएंगे और यहाँ फिर देखिए ये कॉपर जो है, कॉपर के आयन जो है इस कॉपर की स्ट्रिप पे जा करके देखिए कॉपर के आयन यहाँ पे आए, 3-4 एटम आए हैं, इसके ऊपर डिप होते जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए जिंक की रॉड से क्या निकल रहा था? जिंक का एटम निकल के सोल्यूशन में जा रहा था, इसलिए इसका क्या हो रहा है? कोरोजन हो रहा है, यानी जिंक की रॉड पतली होती चली जा रही है। इसके अपोजिट में क्या हो रहा था? कॉपर के सोल्यूशन से
कॉपर आयन निकल के कहाँ डिप हो रहे थे जा करके, इस कॉपर की रॉड पे। तो इसीलिए देखिए यहाँ दिखाया गया कॉपर की रॉड मोटी भी होती जा रही है, ठीक है। और ये पूरी प्रक्रिया जब हमने एक बाहर से वायर जोड़ा था, ठीक है। अब ये पूरी प्रक्रिया स्वतः चलती रहे, यानी आयनों का फ्लो बनता रहे, यानी इस सॉल्यूशन में यह पूरा सॉल्यूशन धनात्मक न होने पाए और यह पूरा सॉल्यूशन ऋणात्मक न होने पाए। ऋणात्मक क्यों होता है ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन? क्योंकि कॉपर के आयन निकल के कहाँ चले जाते हैं, रॉड पे। तो यहाँ सिर्फ बचता क्या है, सल्फेट आयन, और यहाँ सिर्फ बचता क्या है, जिंक आयन। तो ये पूरा धनात्मक हो जाता है, ये पूरा ऋणात्मक सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस धनात्मक और ऋणात्मक सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाने के लिए हम लोग क्या लाते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया चलती रहती है और आपको पूरा जो है बैटरी से सप्लाई मिलती रहती है। तो आगे हम वही पढ़ेंगे कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है। तो एक बार ही पहले हम ये पढ़ते हैं, इसमें अगला हमारा है क्या, यही दिया गया है, ठीक है। आरेख के प्रमुख घटक कौन कौन थे? एक विशिष्ट डेनियल सेल आरेख निम्नलिखित संरचना को दर्शाता है। मतलब जब डेनियल सेल बना रहे थे तो उसमें क्या क्या आपको लिखना होता, क्या क्या चीजें लेनी होती, क्या क्या नाम लिखना होता, सब बता दे रहा हूँ। एनोड होता है जो कि ऑक्सीकरण होता है, और ये अर्ध सेल अक्रिय कहलाती है। सेल को इंग्लिश में कोशिका बोलता है, हिंदी में कोशिका कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने ट्रांसलेट किया है। जिंक सल्फेट विलयन में डूबी हुई जस्ता यानी जिंक की छड़ होती है, यह ऋणात्मक टर्मिनल के रूप में कार्य करती है। यहाँ जस्ता का क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। ठीक, क्यों ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि जस्ते से यानी जिंक एटम जो है सोल्यूशन में जा रहे थे किस रूप में, जिंक आयन के रूप में, और अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ जा रहे थे। और कैथोड पर क्या हो रहा था, अपचयन अर्धक क्रिया हो रही थी। यानी जिंक वाले पर कौन सी अर्धक क्रिया हो रही थी, ऑक्सीकरण अर्धक क्रिया हो रही थी। और कैथोड वाले यानी कॉपर वाली रोड पर अपचयन अर्धक क्रिया हो रही थी। कॉपर सल्फेट की विलयन में डूबी हुई तांबे की रॉड की छड़ कॉपर सल्फेट, यह धनात्मक टर्मिनल के रूप में कार्य करती है, जहाँ तांबे के आयनों का अपचयन होता है। लवण सेतु एक उल्टा यू आकार का ट्यूब जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे KCl या फिर KNO3 या फिर NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रेट जल में होता है। यह दोनों अर्धक क्रियाओं में विद्युत तटस्थता बनाए रखता है। विद्युत तटस्थता मतलब विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, और दोनों विलयनों के यांत्रिक मिश्रण को रोकता है। यानी दोनों विलयन जो यानी जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन आपस में मिल न जाए, उसको इसलिए हम लोग अलग अलग जो है लिए हुए थे बीकर, अलग अलग सेल अर्ध सेल बनाए थे, लेकिन इनमें आयनों का फ्लो बना रहे, इसलिए हमने क्या लगाया, आपका ये यू आकार का एक सॉल्ट ब्रिज लगाया। फिर आगे क्या है, जस्ता और तांबे के इलेक्ट्रोडों को जोड़ने वाला चालक तार है। इसमें आम तौर पर धारा वोल्टेज मापने के लिए एमीटर तथा वोल्ट मीटर लगा होता है। वोल्ट मीटर को पैरेलल जोड़ते हैं, यानी प्लस और माइनस जोड़ देते हैं, जबकि एमीटर को सीरीज क्रम में जोड़ देते हैं। प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन बाहरी तार के माध्यम से जस्ता इलेक्ट्रोड से तांबे के इलेक्ट्रोड की ओर होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा पूरा बताए। अब आपको थोड़ा हम बता देते हैं एक बार इसे, इसमें कौन कौन से रासायनिक क्रिया हो रही थी। एक बार हम यहाँ अगर लिख के बताएं आपको, तो पहले हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं ये। तो जिंक वाली रोड पे क्या हो रही थी मेरे भाई, जिंक वाली रोड पे जिंक जो है ये जा रहा था जिंक आयन के रूप में, और मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। और इधर कॉपर आयन जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन पे ले रहा था, और एक कॉपर प्लस के रूप में मतलब कॉपर के रूप में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये जो है कैथोड पे हो रहा था, और ये एनोड पे हो रहा था, इसलिए इसको एनोड बोलते हैं। क्योंकि जिंक कॉपर क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था, कॉपर आयन का क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था। अब अब अगर इन दोनों क्रियाओं को जोड़ा जाए, लिखा जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन कट जाता है, तो इधर आ जाता है जिंक अर्धचालक क्रिया, फिर ये कॉपर अर्धचालक क्रिया, ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ डबल बराबर लगाएंगे, यानी पूरा सेल। अब ये अर्धचालक क्रिया है, यहाँ लिखेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, ऐसे यहाँ लिखेंगे। अपचयन, अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। जब दोनों को जोड़ देंगे तब हम लिखेंगे सेल अभिक्रिया लिखेंगे। तो जब दोनों को जोड़े तो भाई उधर क्या बचा था, इधर बचा था जिंक 2 प्लस, इधर बचा था कॉपर। एक सेकंड, ये सब क्या हो रहा है, नीचे कैसे आ गए, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा पेज ऊपर ले लेते हैं, बस
अब इधर आ जाते हैं, ये कहीं पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी अब हम अगर आपको बता रहे थे सेल अभिक्रिया, दोनों अर्धसेल अभिक्रियाओं को मिला देते हैं तो हमारी सेल अभिक्रिया बन जाती है। इसको बोलेंगे सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया। ठीक है, तो यह पूरा डेनियल सेल में अभिक्रिया होती है। तो अगर आपको आ जाता है डेनियल सेल किसे कहते हैं, तो डेनियल सेल बनाया कैसे जाता है, उसमें कौन कैथोड होता है, कौन एनोड होता है, सबको आप बताना होगा। और उसमें कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है, तो इतना हमने आपको बताया, अभी हम आपको पुनः जो है मगअप करा देंगे फिर से। एक बार हम पहले इसको कंप्लीट कर लें। एक सेकेंड, मेरी स्लाइड कहाँ गई, यहाँ, अच्छा सॉरी। फिर इसके बाद तो हमने ये बता दिया, फिर अगली स्लाइड में क्या है कि हमने आपको बताना था साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है। एक सेकेंड, ये तो हमने जो सॉल्ट ब्रिज लगाया था सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज था मेरा कहाँ, ये यहाँ था सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, एक सेकेंड। जाने दीजिए, नहीं मिल रहा अभी। बस इतना जानिए सॉल्ट ब्रिज का काम क्या क्या था हमने बताया, आपको पूरा बता भी दिया। एक बार पुनः हम आपको यहाँ लिख के भी लाए हैं आपके लिए, पढ़ देते हैं उसको। लवण सेतु विद्युत रासायनिक यानी गैल्वेनिक सेल का एक महत्वपूर्ण घटक होता है जो आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। मैंने बताया था ना, तो जब हम ये सेल बनाए थे, एक बार लिख देते हैं फिर से, सेल बना देते हैं आपके लिए। ये जो ये था आपका, इधर, इधर, और ये था ये इधर। तो आप कहेंगे कि सर ये आप ये अलग अलग क्यों लिए थे, एक में क्यों नहीं ले सकते थे, यानी जिंक सल्फेट और ये जो कॉपर सल्फेट है आपने इसको अलग अलग क्यों लिए। मेरे भाई अलग ले लेंगे, दोनों मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अलग लिया जाता है। तो ये मेरा अर्धसेल अभिक्रिया इसमें हो रही है, और ये दूसरी अर्धसेल अभिक्रिया हो रही है जो कि क्या है, कॉपर की रॉड है। ठीक है, अब हमने इसको कैसे जोड़ा था, सबसे पहले यहाँ एमीटर लगाएंगे, ये एमीटर हो गया है। एमीटर, एमीटर को हमेशा सीरीज क्रम में लगाते हैं। ठीक है, और वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हम जो है ऐसे लगा देते हैं, यहीं पे ऐसे वोल्ट मीटर लगा देंगे यहाँ। ठीक है, अब इसमें मुझे ये बताइए आप, जब आपने जिंक रॉड को इसमें डिप किया था तो जिंक पे क्या हो रहा था, जिंक पे, एक सेकेंड, यहाँ पे पेन, तो इस जिंक वाले रोड पे हो क्या रहा था, जिंक वाले रोड पे हो रहा था माइनस चार्ज जनरेट, और इधर जो है पूरा ये जिंक आयन आ रहा था, जिंक आयन आ रहा था। इधर जो कॉपर के आयन थे आपके, जो कॉपर के 2+ आयन थे वो कहाँ डिप हो रहे थे, इस वाले रोड पे जाके डिपॉजिट हो रहे थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से ऐसे इधर जा रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा में क्या होती है आपकी, धारा बहती है। क्या बहती है, धारा बहती है, बस इतना बताना था। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है लेकिन ये आयन जो है इस सॉल्यूशन में पूरा इकट्ठा होते जा रहा है, तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा था। तो इस सॉल्यूशन को मुझे न्यूट्रल बनाना था, और ये वाला सॉल्यूशन कैसा होता जा रहा था पूरा ये, क्योंकि यहाँ से कॉपर आयन यहाँ से निकल के इस रॉड पे जा रहे थे, तो इस पे सल्फेट पूरा माइनस, सल्फेट पूरा माइनस, इस सल्फेट आयन के कारण पूरा ये ऋणात्मक होते चले जा रहा था। तो इसको भी मुझे न्यूट्रल करना था, तो हमने एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। क्या लगा दिए, सॉल्ट ब्रिज लगा दिए। जिससे हुआ क्या कि यहाँ से सोडियम प्लस यहाँ पे आएगा, और इस सल्फर प्लस SO4 यानी सल्फेट आयन के कारण जो पूरा ये नेगेटिव चार्ज हुआ है, उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो यही लिखा गया इसमें, देखिए यहाँ पे, अर्ध कोशिकाओं यानी अर्धसेल अभिक्रियाओं के भीतर वैद्युत तटस्थता बनाए रखता है। यह अतिरिक्त आवेशों के संचय को रोकता है, जो आवेश संचय हो रहा था उसको क्या कर रहा था, रोक रहा था, जिससे इलेक्ट्रॉनों का निरंतर प्रवाह संभव होता है और सेल की धारा बनी रहती है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा।
अब इसके महत्वपूर्ण कार्य कौन-कौन से हैं, तो कार्य हम आपको ज़ूम करके थोड़ा बताएँगे। कि पहला कार्य क्या है, चार्ज बैलेंस बनाए रखता है, यानी जो चार्ज जो जनरेट हो रहा था उसको ये बैलेंस करता है, ज़्यादा चार्ज नहीं होना। यह धनात्मक एनोड और ऋणात्मक एनोड यानी कैथोड आवेशों के संचय को बेअसर करने के लिए अर्ध कोशिकाओं में ऋणायन और धनायन को छोड़ता है। कौन? ये जो आपका साल्ट ब्रिज है, अपने आयन को छोड़ता रहता है। किसमें? अपना ये सोडियम आयन किसमें छोड़ेगा? इस सल्फेट आयन वाले सोल्यूशन में छोड़ेगा, यानी ऋणात्मक आयन वाले में। और क्लोरीन आयन किसमें छोड़ेगा? इस वाले में छोड़ेगा। वही लिखा गया है। ऋणायन और धनात्मक आयन को छोड़ता है। परिपथ को पूरा करता है, यानी परिपथ कंप्लीट नहीं होता, पूरा कर देता है, साइकिल एक पूरी कंप्लीट हो जाती है। और क्या लिखे हैं? भौतिक और विद्युत रूप से दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के विलयनों को जोड़ता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन थे इनको क्या कर दिए? जोड़ दिए। तरल जंक्शन विभव को कम करता है, यानी जो जो विभव जनरेट हुआ था किसके बीच? रॉड और सॉल्यूशन के बीच, उसके विभव को ये कम कर दिए। कैसे? यहाँ पूरा माइनस था, यहाँ पूरा प्लस था, तो एक विभव जनरेट हुआ था ना, तो इस विभव को जनरेट खत्म कौन कर दिया? इलेक्ट्रॉन भगा दिए ऊपर, इलेक्ट्रॉन कौन खींच लिए? ये वाली रॉड खींच लिए। और इस आयन को कौन न्यूट्रलाइज कर दिया? ये क्लोरीन आयन न्यूट्रलाइज कर दिया, तो जो विभव जनरेट हुआ था उसको कम कर दिए। ठीक है। और जो स्वाभाविक रूप से तब उत्पन्न होता है जब दो अलग अलग विलयन संपर्क में आते हैं। अगला क्या है? मिश्रण को रोकता है। यह एनोडिक और कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट्स को यांत्रिक रूप से आपस में मिलने से रोकता है, यानी ये सॉल्यूशन और ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपस में मिल न जाए, इनको रोकने का भी काम करता है। तो आज की वीडियो में हमने पूरा ये सीखा कि आपका डेनियल सेल होता क्या है, डेनियल सेल के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कितनी अर्धसेल अभिक्रियाएं होती हैं, तो दोनों अर्धसेल अभिक्रियाओं को मिलाकर के कुल सेल अभिक्रिया बनती है। ठीक है। तो दो अर्धसेल अभिक्रिया होती है, एक आक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया, दूसरी अपचयन अर्धसेल अभिक्रिया। आक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया कहाँ होती है? इस जिंक वाले रोड पे होती है, इसीलिए इसको एनोड बोलते हैं। इसका आक्सीकरण हो रहा है। और अपचयन अपक्रिया किसको बोलते हैं? अपचयन अर्धसेल अपक्रिया किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं। अगर ये दे दिया और आपसे पूछ लिया कि ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया लिखो, ऑक्सीकरण अर्धसेल अपक्रिया लिखो, तो कैसे लिखोगे आप? तो यहाँ लिखोगे यार, एक सेकेंड पहले सेलेक्ट कर ले पेन। सेलेक्ट हो गया तो आप लिखेंगे, जब आपसे कहता है कि ऑक्सीकरण, कौन सा? ऑक्सीकरण, तो आप लिखेंगे जिंक ऑब्लिक, ये किसमें कनेक्ट हुआ? जिंक 2+ में। और यहाँ आप लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ये वन लाइन आपको अर्धसेल अपक्रिया दिखाती है। उसी प्रकार से अपचयन अपक्रिया आपसे पूछता अगर, तब क्या लिखते हैं? कॉपर, यहाँ इसे लगा देते, कॉपर 2+ लिखते, यहाँ इसे आप लिखचन लगा करके 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं और यहाँ दिखा देते हैं आप, क्या हो जाता? ये हो जाता आपका कॉपर प्लस में। ठीक है। अब जब दोनों को जोड़ देते तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन करता, जो दाईं साइड जो बच रहा है उसको लिख लेते, बाईं साइड जो बच रहा है उसको लिख लेते, तो आपका ये पूरा सेल अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है। फिर क्या इस क्वेश्चन पूछ सकता था कि साल्ट ब्रिज होता क्या है, साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? सारा हमने डिटेल में आपको बताया। वीडियो को पॉज करिएगा, रिमाइंड करिएगा, देखिएगा। मेरे भाई, मैं पहली बार यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ और इस सेटअप से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरी राइटिंग और मेरे कंटेंट में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सीख भी रहा हूँ, आपको अच्छा कंटेंट देने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो फिर सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बीम के साथ, यानी मानक इलेक्ट्रोड बीम किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं, और भी अदर टॉपिक है। अगला है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपके पूरे सिलेबस में 2 प्रकार की सेल आपको पढ़ना है। एक पहला है डेनियल सेल, जो कि स्वतः होती है, यानी इसमें जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ा जाता है बैटरी के अदर सब बाहर की सप्लाई से। पूरा इसी का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है। वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। और हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। और जो आपका सेल जो होता है प्राथमिक द्वितीयक शीशा संचायक सेल, ये सब चीज़ें अभी पूरा टॉपिक बचा हुआ है। कोरोजन पड़ा बचा हुआ है। ये सब चीज़ें हम आपको पर डे, डे बाय डे करते जाएंगे। बस आपसे इतना ही उम्मीद करेंगे कि आप थोड़ा सा जो भी आपसे सपोर्ट हो जाए वो करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।